चलिए, तो हम बात करने वाले हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके दूसरे चैप्टर की, और बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि सामने लिखा है, रासायनिक बंध के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो इसमें आने वाले हैं, उनको बनाने के तरीके, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, कब कब उनका फॉर्मेशन होता है, जब वो बनकर आते हैं तो फिर उसके अंदर हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उनके हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगे, इन सबको बताने का तरीका केमिकल बॉन्डिंग हमें बताती है। तो रासायनिक बंध के निर्माण, उनके कारण और उनसे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इस चैप्टर की बात करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से होते हैं। जो एक चार्ट आपको मिलता है जिसमें इंडिकेट किया जाता है कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस चार्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉप पे आने वाला जो चैप्टर होता है वो रासायनिक बंधी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। चलिए, बॉन्डिंग के लिए अगर पूछा जाए कि कारण क्या है, क्यों बंध बनाया, तो देखो उसके लिए बॉन्डिंग होती क्या है और उसके रीजंस क्या होते हैं उनको समझते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो उनको स्थायी अणु के रूप में बांध के रखता है, उनके बीच में लगने वाला बाइंडिंग फोर्स जो उन्हें कंबाइन करके रखेगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस यहां पर इंडिकेट किए हैं हमने। सबसे पहला रीजन जो है वो स्थिति ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उस बनने वाले अणु की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बॉन्डिंग का पहला रीजन होता है कि एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। एनर्जी मिनिमाइज कब होगी, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन आप कर रहे हो और वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम बने। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, मतलब जो प्रोसेस बन के आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एक्सो होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी जितनी कम होगी उस बनने वाले बॉन्ड की, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किस टाइप का प्रोसेस है। देखिए, दो एटम थे जिनके बारे में हमने डीलिंग स्टार्ट की। अगर इन दोनों एटम्स में मैं कंपेयर करूं तो जो सेंटर पार्ट होता है वहां पाया जाता है न्यूक्लियस, और जो बाहर है वहां पर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर मैं इनको नाम देना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये एटम ए था और ये एटम बी था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको मैं नाम दूंगा न्यूक्लियस ऑफ ए, ये कहलाएगा न्यूक्लियस ऑफ बी। इसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। इस तरह से बने हुए हैं। अब क्या कह सकते हैं, इनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस की बात करें तो दो बातें होंगी, एक होगा अट्रैक्शन फोर्स और एक होगा रिपल्शन फोर्स। पहले अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन की तो देखो क्या कहें, पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इस पे प्लस और उस पर माइनस, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। पहले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो जो अपोजिट चार्ज वाले हैं वहां पर जो हमने बात की है वो तो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस। हालांकि इसी का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा, पर वो तो एक ही एटम की बात है। और उस अट्रैक्शन को हमने पहले नाम दिया था जेड इफेक्टिव। तो वो जेड इफेक्टिव से एक्सप्लेन होता है और उसको हमें यहां बॉन्डिंग के लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में लगने वाले जो इंटरेक्शंस थे उनको हम यहां पर डील करने वाले हैं। दूसरी बात जो अब मैं कर रहा हूं वो है रिपल्शन की। पहले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच में लगेगा रिपल्शन। पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस सेम चार्ज होने की वजह से यहां पर भी लगेगा रिपल्शन। दो टाइप के फोर्स, एक हुआ अट्रैक्शन फोर्स और एक हुआ रिपल्शन फोर्स। अब अगर यहां पर हम बात करें तो ये एक दूसरे की तरफ आने पर एक के परमाणु दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं
और दोनों के नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पर अगर मुझे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि ये नजदीक आए। नजदीक कब आएंगे? जब इन दोनों का अट्रैक्शन इन दोनों को एक दूसरे के पास बुलाएगा। अगर रिपल्शन लगता रहा तब तो ये दूर खिसक जाएंगे, और अगर ये दूर खिसक गए तो उस टाइम पर बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करके अगर आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो अट्रैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा और रिपल्शन की वैल्यू होनी चाहिए कम, ताकि ये नजदीक आ पाए। अच्छा, अट्रैक्शन होगा तो हम जानते हैं अट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस बनेगा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो जैसा कि कहा गया, यदि कुल बल आकर्षण का हो तो निकाय की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी और रासायनिक बंध बनेगा, और यहाँ पर जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है उसको हम नाम देते हैं बंध ऊर्जा। और उत्सर्जित हो रही है मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया? ऊष्मा क्षेपी। अवशोषित होती तो ये ऊष्मा शोषी कहलाता, पर ये एक्सोथर्मिक है, दिस वन इज ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। तो यहां पर ये मानते हुए चलना है कि इनके बीच में दोनों टाइप के फोर्स है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। पर जब बॉन्ड बनाना है तो हमें डोमिनेट करवाना है अट्रैक्शन को, और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो ये दोनों नजदीक आएंगे, और नजदीक आने की वजह से एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन कौन से फोर्स बोले थे? पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्शन, दोनों के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दोनों के न्यूक्लियस रिपल्शन, और रिजल्टेंट जो डोमिनेट कर रहा था वो कौन था? अट्रैक्शन। देखो इसको किस तरह से ग्राफ से एक्सप्लेन किया जाता है। जो एनर्जी के लिए रिलेशन था कि रासायनिक बंध का सामर्थ्य जितना ज्यादा होगा उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। ये बंध ऊर्जा के साथ आप क्यों रिलेशन बना रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन पर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊर्जा जो यहाँ हमने काम में ली है, दिस वन इज स्थितिज ऊर्जा, और दूरी जिसको हम नाम देते हैं अंतरानाभिकीय दूरी। अगर उन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ कराएं तो हम क्या कहेंगे? जिस टाइम पर ये एक दूसरे के साथ काफी डिस्टेंस पर थे उस टाइम पर तो एनर्जी लगभग जीरो है, क्योंकि तब तक उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। पर जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे इनके बीच की अंतरानाभिकीय दूरी कम होती जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ ये दोनों एटम एक दूसरे से डिस्टेंस पर थे, यहाँ आए तो ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे, और जब यहाँ आए तो इन दोनों ने कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन ही कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों एटम जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू कम है। जैसे जैसे अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो ग्राफ था पहले जीरो पे चल रहा था, एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। जिस टाइम पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ग्राफ की पोजीशन सबसे नीचे होती है, और ग्राफ की पोजीशन सबसे नीचे होने का मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर एनर्जी है मिनिमम, और अगर एनर्जी है मिनिमम तो स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम। जिस टाइम पर आप बॉन्ड बना रहे हो एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, इसीलिए हम कहते हैं कि बंध का निर्माण ऊष्मा क्षेपी होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, पर अगर इसके बाद भी आपने नजदीक लाने की कोशिश की तो अब क्या हुआ? जिस टाइम पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर दोनों फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और अगर इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया तो मतलब यहां पर ना अब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा ना रिपल्शन डोमिनेट कर रहा। इससे पहले तक अट्रैक्शन बढ़ रहा था इसलिए नजदीक आए, इसके बाद अगर और नजदीक लेकर आओगे तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत यह होगी कि अब पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस सेम चार्ज होने की वजह से उन दोनों के बीच में लगने लगेगा रिपल्शन, और जब उन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा तो अब की बार एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब की बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पॉइंट हम पहले पढ़कर आए हैं जब हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्या कहा था? जब किसी आइसोलेटेड एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस बनता है एक्सोथर्मिक। पर जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हो तो उस एटम पर माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आ गया, माइनस माइनस सेम चार्ज होने की वजह से उनके बीच में लग रहा है रिपल्शन,
और अगर उनके बीच में रिपल्शन लगेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो अब की बार प्रोसेस बन जाएगा एंडोथर्मिक। इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जब अट्रैक्शन होता है तो वो एक्सो है, पर दूसरे के लिए जब रिपल्शन लगता है तो प्रोसेस बन जाता है एंडोथर्मिक। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब तक अट्रैक्शन बढ़ रहा था तब तक एनर्जी रिलीज हो रही थी, ग्राफ नीचे जा रहा था और प्रोसेस बन के आया था एक्सोथर्मिक। पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद भी आप नजदीक लेकर आए तो अब इनके बीच में रिपल्शन डोमिनेट करेगा, और रिपल्शन की वजह से अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, और दिस वन इज एंडोथर्मिक कर्व। पर एंडोथर्मिक होना बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता। बॉन्डिंग का कर्व तो यही है जो हमने पहले बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि जब आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी और प्रोसेस कैसा बनेगा, एक्सो। पर ये बॉन्ड के बनने को एक्सप्लेन नहीं करता, और ग्राफ कहाँ की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ। तो ये पहला लॉजिक और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है कि बॉन्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बनने से कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं। दूसरा लॉजिक जो होता है वो होता है ऑक्टेट के लिए, मतलब अष्टक के नियम का पालन किया जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहेंगे अष्टक का पालन हुआ, नहीं हुए तो कहेंगे पालन नहीं हुआ। पर 8 हो जाना कंपलसरी नहीं होता, कभी 8 से कम भी आएंगे और कभी 8 से ज्यादा भी आएंगे। इसीलिए मेन लॉजिक होता है बॉन्ड बन जाए, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनाते हो एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक बनता है, और सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए यहां पर एक जो रिलेशन हमने बनाया था कि जो रासायनिक बंध का सामर्थ्य है ये बंध की ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस बनने वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये चीज काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन के आते हैं, अगर उनकी कैटेगरी को डिफाइन करें तो देखो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले रासायनिक बंध के 2 प्रकार बनाए हैं। एक को नाम दिया है प्रबल बंध और इधर नाम दिया है दुर्बल बंध। प्रबल होता है जब वो परमाणुओं के बीच में लगे, नाम दिया है अंतर परमाण्विक। दुर्बल होता है जब वो अणुओं के बीच में लगे, नाम दिया अंतर आणविक। अंतर परमाण्विक और अंतर आणविक। परमाणु जो होते हैं उन्हें बंध बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई एटम है या आयन है तो वो कोशिश करेगा कि वो मॉलिक्यूल बना के स्टेबल हो जाए। पर जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, जो अणु का फॉर्मेशन कर चुका है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, और अगर वो स्टेबल है तो उसे बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर फिर भी आपने कोशिश की कि आप उसे जोड़ें, तो आप जोड़ तो लेंगे, पर उनके बीच में अट्रैक्शन दिखाने की टेंडेंसी पहले के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। इसीलिए हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला आकर्षण दुर्बल होता है, तो ये दुर्बल टाइप के बंध कहलाएंगे। इसमें आते हैं 2 नाम, एक का नाम है हाइड्रोजन बंध और एक का नाम है वॉन डेर वाल बंध। ये वीक होते हैं, इनमें भी ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन है और सबसे वीक वॉन डेर वाल होता है। बात किया जाए अगर एटम्स के बीच में, तो परमाणुओं के बीच में प्रबल बंध बन के आते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आयनिक बंध, आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अगला नाम सहसंयोजक बंध, जो परमाणु होते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी करें तो उससे बनने वाले बंध का नाम सहसंयोजक बंध। साझेदारी से ही एक और बनता है जिसको उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। बस अंतर इतना सा कि पहले हुई थी इक्वल शेयरिंग और अब होगी अनइक्वल शेयरिंग। दोनों परमाणु अगर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको शेयर करें, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बराबर शेयरिंग हुई तो उसको नाम दिया इक्वल शेयरिंग। उससे बना कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम नाम देते हैं सहसंयोजक। इलेक्ट्रॉन बस एक के ही हो, दूसरा सिर्फ खाली डिब्बा दे, तो ये अनइक्वल शेयरिंग कहलाती है, और इससे जो बन के आता है उसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब उपसह संयोजक बंध। धातुओं के मध्य बनने वाले बंध का नाम धात्विक बंध होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हाइड्रोजन है और एक वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है, तो उस कंडीशन में जब वो अगले के साथ अट्रैक्शन दिखाता है तो उसका नाम हाइड्रोजन है। और मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाई तो फिर जो लगेगा उसको क्या नाम देंगे, वॉन डेर वाल बल। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड है। ये थे एटम्स के बीच में और वो है मॉलिक्यूल्स के बीच में। एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग, और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। सबसे प्रबल बंध होता है आयनिक, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल।
अगला नंबर होता है सहसंयोजक या फिर उपसहसंयोजक, दोनों बराबर हैं। और अनइक्वल शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेट और इक्वल शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेट। दोनों में शेयरिंग हो जाती है, मतलब बनने के बाद दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद मेटल्स के बीच में बनने वाला मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसको हमने नाम दिया है धात्विक बंध। जब धात्विक बंध बनता है तो धातुएं कंबाइन होती हैं और बीच में इलेक्ट्रॉनों के घूमने की जगह होती है, इसी वजह से उस मॉडल को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अगला नंबर आता है हाइड्रोजन बंध का और सबसे वीक होता है वॉन डेर वाल। तो ये स्ट्रेंथ का सीक्वेंस बनाया है कि आयनिक बंध सबसे प्रबल होता है और वॉन डेर वाल बल सबसे दुर्बल प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बंध के लिए अगर हम कह रहे थे तो पहला लॉजिक जो हमने बनाया था उसमें तो हमने कहा कि एनर्जी मिनिमाइज होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। दूसरा पॉइंट जो बताया जाता है वो होता है अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति, मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, 8। किनका अष्टक पूरा होता है? जब आप पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तो सबसे आखिरी में आती है इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np6। S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, और 8 होते ही कहेंगे उनका पूरा हो गया ऑक्टेट। और अगर अष्टक हो गया तो इसी वजह से कहा जाता है कि वो स्टेबल है, और जो स्टेबल होते हैं उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए बाकी सब भी कोशिश करते हैं कि उनके तरह के हो जाएं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं। लेने या देने के प्रोसेस में जो बन के आता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, वो होता है आयनिक बंध। और अगर साझेदारी की तो फिर उसके अंदर बन के आता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसा भी प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये कहलाता है अष्टक का नियम। देखिएगा क्या क्या लॉजिक्स हैं। पहला, प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, और अष्टक पूरा करने का मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। बाह्यतम कोश में 8 होते हैं, उसका विन्यास बन जाएगा ये वाला। जरा देखना क्या विन्यास लिखा, NS2Np6, S में 2 और P में 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ग्रहण करेगा या साझा करेगा। त्यागना या ग्रहण करना आयनिक बंध है, और साझा करने का मतलब है सहसंयोजक बंध बनेगा। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन और लिथियम जो होते हैं वो द्विलक पूरा करते हैं, मतलब द्विक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। द्विक का मतलब हुआ ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब ये रहा, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हैं एटॉमिक नंबर 2 पे तो ये बनकर आता है 1s2, और 1s2 का मतलब इसका ड्यूप्लेट हुआ। अब अगर इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके आसपास वाले यहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अष्टक तक जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस लगते ही 2 हो गए, हीलियम जैसा बन गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 निकालते ही उसके पास भी 2 बच गए, वो भी हीलियम जैसा बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन और लिथियम है ये हीलियम के आसपास है। ये अपना ऑक्टेट तो पूरा नहीं कर पाएंगे, पर ये अपना क्या कंप्लीट करेंगे, ड्यूप्लेट। अपने पास द्विक मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेंगे, 2। ये वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। देखो अब जरा इनके लिए तरीका क्या। पहला तरीका जो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करो या त्यागो, तो ग्रहण करो या त्यागो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर करो, और पूर्ण स्थानांतरण से जो बन के आता है उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। कैसे बनाना है चेक करें। सोडियम की बात करें, सोडियम एक मेटल था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और 11 पे इसका विन्यास बन के आएगा 1s2, 2s2 2p6, 3s1। 1s2 मतलब ये 2 हो गए, 2s2 2p6 8 हो गए, 3s1 बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर आपने ये बाह्यतम कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसको निकाल लिया तो इसका विन्यास बन गया 2 और 8, बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 और 8 का मतलब हीलियम के बाद आने वाली इनर्ट गैस नियोन जैसा विन्यास इसने ग्रहण कर लिया, ये इनर्ट गैस बन गया। नेक्स्ट वन बात करें क्लोरीन, विन्यास लिखा है 287, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसका विन्यास बन गया 288। यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो इसके ऊपर प्लस आया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर माइनस आया, और 288 मतलब इसका विन्यास हो गया आर्गन जैसा 18 नंबर पे आने वाली इनर्ट गैस। इसका भी अष्टक पूरा है, उसका भी अष्टक पूरा है। कैसे कह पा रहा हूं कि अष्टक पूरा है, जरा चेक करें। इसके बाह्यतम कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, 8। इसके बाह्यतम कोश में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, 8।
और दोनों का ही अष्टक हो गया, तो एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो सोडियम था उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इस पर चार्ज आया था प्लस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और उसकी वजह से इस पे चार्ज आया माइनस। एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल, और आयनों के मध्य लगने वाला यही जो आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉनों के इस तरह से स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बन के आया उसी को हमने क्या नाम दिया, आयनिक बॉन्ड। जिस टाइम पर आप आयनिक बॉन्ड बनाते हो जनरली ऑक्टेट पूरे हो ही जाते हैं। यहां पर देखो 2 और 8, मतलब ये किसके जैसा बना है, नियोन जैसा। इसका विन्यास बना है 288, मतलब ये कैसा बन गया है, आर्गन जैसा। तो इनर्ट गैस जैसे कंप्लीट कर लेने वाले कॉन्फ़िगरेशन ही कहलाते हैं ऑक्टेट। और बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का हो जाना अष्टक पूर्ण करना कहलाता है। साइंटिस्ट जिन्होंने अष्टक का नियम दिया था, नाम दिया है लुईस का अष्टक का नियम। तो लुईस यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि उनका कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी चल जाता है। पहला तरीका आयनिक बॉन्ड के द्वारा। दूसरा तरीका जो बताया गया है वो है यहां पर साझेदारी के द्वारा। अब 2 तरह की साझेदारी, एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी के द्वारा जो बनेगा। अगर समान साझेदारी का मतलब हुआ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनकर आता है, और इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सहसंयोजक बंध। कैसे बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, CO2 मॉलिक्यूल बना के दिखा रहे हैं। चेक करना, कार्बन था, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p2। 1s2 पर तो इनर्ट गैस आ गई है हीलियम। बाहर की तरफ बचा 2s2 2p2। 2s में 2 है, 2p में 2 है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये रहा कार्बन, और इस कार्बन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4। अब अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 और की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे आएंगे वो 4 और इलेक्ट्रॉन, चेक करो। साइड में लगाना है CO2 के अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कैसे बता पा रहे हो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। 1s2 को तो हटा दो, 2s2 2p4, s में 2 p में 4, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6। तो जो ऑक्सीजन है उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 थे, 1 2 3 4 5 6। अगला जो ऑक्सीजन था उसके पास भी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 थे, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। वहां पर 6 है तो उसको 2 की जरूरत है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए। अगला जो ऑक्सीजन था उसके पास भी 6 थे, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 कार्बन के और मिल गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8। ऑक्सीजन के पास 6 थे, कार्बन के 2 और मिल गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8। इसका भी ऑक्टेट हो गया, उसका भी ऑक्टेट हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन 4 थे उसके 4 और इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके पास भी कितने हो गए हैं 8। सभी का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। तो ये बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉनों का पूरा हो जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्टेट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर डबल डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, मतलब यहां भी डबल बॉन्ड बना है। इधर देखोगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, मतलब 2 इधर और 2 इधर, यहां पर भी डबल बॉन्ड बना है। अगर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो 1 बॉन्ड बनता है, 4 की शेयरिंग होती है 2 बनते हैं, और 6 की शेयरिंग होती है तो 3 बनते हैं। तो यहां पर जो बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड इसकी वजह से, 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 उधर भी डबल उधर भी डबल बने हैं। इसके अलावा काम की बात, यहां पर कुछ पेयर बच गए हैं जिन्होंने कि बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। एक ऐसा पेयर जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम नाम देते हैं लोन पेयर। क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। और जो बंध के निर्माण में पार्टिसिपेट कर जाए उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये वाले जो पेयर काम में लिए हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, और बाकी के जो पेयर बचे हैं उसका नाम है लोन पेयर। तो ये दोनों टाइप के पेयर इसमें इंडिकेट हुए। और समान साझेदारी, मतलब समान इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने भी 2 ही दिए, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने भी 2 ही दिए। तो समान साझेदारी से जो बंध बनकर आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा नाम, अगर अनइक्वल यानी कि असमान साझेदारी हो जाए तो उससे बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध।
समान साझेदारी है तो कोवेलेंट बनेगा, और असमान साझेदारी है तो फिर कोऑर्डिनेट बनेगा। कोऑर्डिनेट का एग्जांपल देखो, सामने एग्जांपल लिखा है अमोनियम आयन। क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम आयन? दिस वन इज NH4+। कैसे बनाना है NH4+? इसको बनाने के लिए आपको दो चीजों को जोड़ना होगा, एक तो NH3 और साथ में H+। NH3 में जब H+ जोड़ोगे तो कंपाउंड बन जाएगा NH4+। अब NH3 कैसे? NH3 में देखोगे तो सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 और एक बचा हुआ है लोन पेयर। ये रहा नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर है। उधर से आया है H+। हाइड्रोजन पे प्लस लगाने का मतलब है हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 था, प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन के पास बचेगा एक खाली डिब्बा, और खाली डिब्बा का मतलब यहां पर बचा है वैकेंट ऑर्बिटल। एक के पास है लोन पेयर और दूसरे के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, और इस तरह से अनइक्वल शेयरिंग हुई। अब अनइक्वल क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही के पास है, दूसरे के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करें तो उसको हम नाम देते हैं अनइक्वल, और दोनों के पास से इलेक्ट्रॉन आए तो वो कहलाती है इक्वल। तो पहले हुई थी इक्वल शेयरिंग और अब हुई है अनइक्वल शेयरिंग, और इस अनइक्वल शेयरिंग से जब अमोनिया H+ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा NH4+, और उस कंडीशन में जो बॉन्ड बन के आता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बनाया? ये नाइट्रोजन था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े थे और एक था ये लोन पेयर। बगल में किसको जोड़ा? H+। अगर हमने बगल में उस H+ को जोड़ा तो H+ जोड़ने के लिए इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है उसको, और कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोऑर्डिनेट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन था इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े थे। ये जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन थे ये जुड़े हुए थे कोवेलेंट से, और एक जो H+ आया है उस H+ को हमने जोड़ा तो है, पर उसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ जो बॉन्ड बनाया है वो कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये तरीका है अष्टक पूर्ण करने का। क्या कहा? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, ग्रहण करके या साझा करके जो बंध बनाया जाता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट या फिर आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर से जो बनकर आएगा वो तो होगा आयनिक बॉन्ड, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उससे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेयरिंग है, इक्वल या अनइक्वल। इक्वल शेयरिंग होती है तो उससे बनकर आता है कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर अनइक्वल शेयरिंग होती है तो उससे बनकर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए एक्सप्लेनेशन होता है। तो अष्टक नियम जो हमने बनाया उसमें हमने कहा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। 8 हो गए तो कहेंगे ऑक्टेट हो गया, नहीं हुए तो फिर वो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट में काउंट होता है, जिसको हमने यहां पर नाम दिया है अष्टक नियम के अपवाद। अपवाद वो होते हैं जो उस नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। नॉर्मल ट्रेंड तो क्या कहता था कि 8 कर लो, क्योंकि 8 करते ही उसके पास विन्यास हो जाएगा NH2 Sk2 Pk6 इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और उसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है। लेने और देने से जो बनाया था वो तो था आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग से बना है इक्वल तो बना है कोवेलेंट, और अनइक्वल से बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब उसमें हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए तो फिर वो अष्टक नियम के अपवाद कहलाएंगे। क्या क्या केस होते हैं देखो अपवाद के लिए। पहला नाम दिया है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून उन्हें कहा जाता है जिनके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 ना रहे और 8 से कम हो जाएं। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब संयोजी कोश के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी रहेगी तो फिर ये कोशिश करेगा दूसरे से ले ले। जो दूसरों को देते हैं वो कहलाते हैं लेविस बेस, तो जो दूसरों से लेंगे वो कहलाएंगे लेविस एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, कंपाउंड जो मैंने लिखा है वो है BeCl2। चेक करो भाई, बेरिलियम जो होता है उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कितने क्लोरीन और आ गए? 2। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 2 थे, मतलब बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 थे और 2 क्लोरीन और आ गए। 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 2 वो और आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4। और 4 होने का मतलब ऑक्टेट तो नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 से कम ही रह गए, इलेक्ट्रॉन बस 4 ही आए और 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। फिर से समझिए, कंपाउंड जो लिखा है वो है AlCl3।
एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और हमने 3 क्लोरीन और कंबाइन कर दिए। जरा काउंट करना, ये रहे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 3 और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6, फिर से 8 से कम है, नाम बना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। BF3 की बात करें, चलो इसको भी चेक करते हैं। बोरोन था, उसके पास 3 फ्लोरीन जुड़े थे, तीनों फ्लोरीन कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। फ्लोरीन जो था वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा। बोरोन के पास 3 थे, फ्लोरीन के 3 और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, अभी भी 8 से कम ही है। BBr3 बनाओगे सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन लग जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा गया SnCl2। Sn की बात की जाए तो ये है कार्बन फैमिली से आने वाला एलिमेंट टिन। कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और फिर लेड। टिन जो था उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 4, कितने क्लोरीन जुड़े हैं 2 तो क्लोरीन जुड़ गए, और अगर 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो हम कहेंगे कि इसके पास जो बाकी बचेंगे वो होंगे लोन पेयर। 2 क्लोरीन है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? लोन पेयर का। अब जरा चेक करो कंडीशन क्या बन गई। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खुद के थे, 2 और आ गए इधर से 4 और 2 ये हो गए 6। फिर भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये सारे केस वो हैं जहां अष्टक पूरा नहीं हो पाया और 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह गए। तो कुल इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोश में है, अगर वो 8 से कम होते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन न्यून। न्यून का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, जो कि लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। जो दूसरे को देता है वो कहलाता है लुईस क्षार, और जो दूसरे से लेता है वो कहलाता है लुईस अम्ल। ये दाता नहीं, ये ग्राही बना है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। पहला टाइप एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। अब इलेक्ट्रॉन धनी किसे कहें? न्यून उन्हें कहा था जिनमें 8 से कम थे, तो धनी उन्हें कहेंगे जिनमें 8 से ज्यादा हो। अगर बाह्यतम कोश के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाएं तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होने पर क्या नाम बनता है? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। एग्जाम्पल देखिए, थर्ड आवर्त या उसके बाद वाले तत्व जिनमें डी कक्षक उपस्थित होता है वो इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्योंकि अगर डी कक्षक नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर 8 से कम रहेगा, और अगर 8 या 8 से कम ही है तब तो वो या तो ऑक्टेट को फॉलो करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यून कहलाएंगे। पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो उसके लिए डी अवेलेबल हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन आगे फेंक पाए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेंगे ऑक्टेट आगे निकल आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड लिखा है PCl5। कैसे बना होगा PCl5 भाई? फॉस्फोरस था जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 5, फॉस्फोरस के पास 5 थे, 5 क्लोरीन और आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। चेक करें क्या 8 से ज्यादा है? 8 तो तब होते हैं जब ऑक्टेट हो, पर इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 10, और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा। और एग्जाम्पल है SF6, IF7, XeF2। कैसे बनाओगे एक बार देख लेते हैं। जैसे SF6 बनाना है, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और फ्लोरीन भी कंबाइन हो गए हैं 6। सल्फर के 6 थे और फ्लोरीन 6 और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। फिर से 8 से ज्यादा है, क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। ये रहा सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन जो मैं इंडिकेट कर रहा था, और फ्लोरीन जो था वो 6 और आए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 12। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर 8 से ज्यादा होने लग जाए तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। एग्जाम्पल समझिए, IF7, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, फ्लोरीन 7 और आ गए, कितने हो गए? 14। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 12। फिर से देखो, XeF2 की बात करें, जिनोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, क्योंकि जिनोन का क्या कंप्लीट हो जाता है? ऑक्टेट। साथ में कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 2। जिनोन के 8 थे, 2 फ्लोरीन के आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि 8 से ज्यादा वाले हैं। तो 8 से ज्यादा वालों को इस तरह से हमने एक्सप्लेन करके दिखाया है। एक को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन न्यून और इन्हें नाम दिया है इलेक्ट्रॉन धनी। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो लिखा गया है
उसे मैंने हेडिंग में नाम दिया है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। विषम इलेक्ट्रॉन अणु जिसको हम कहते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब देखो क्या रहा, जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओड हो, चाहे आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, चाहे आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिन लो, पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर विषम संख्या में आता है। और विषम संख्या में आने की वजह से ही वो क्या कहलाते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहलाती है। जिनके परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो जाए वो कहलाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक टाइप के होते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं जरा इन एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। NO, NO2, ClO2, ClO3 ये सब इसके एग्जांपल हुए। NO2 बनाते हैं, कैसे बनाओगे भाई NO2, चेक करो। NO2 का सेंट्रल एटम रहा नाइट्रोजन, ये लीजिए नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। उन 5 में से आपको 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। एक ऑक्सीजन को हमने डबल से कंबाइन कर दिया, एक को कोऑर्डिनेट से कंबाइन कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन बचा था जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। ये क्या किया आपने, कोऑर्डिनेट क्यों बनाया? आप चाहते तो डबल बॉन्ड भी लगा सकते थे, पर हमने कोऑर्डिनेट इसलिए लगाया क्योंकि आप चेक करें उधर नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 पे कन्फिग्रेशन बनता है दिस वन इज 2s2 2p3। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और P के अंदर इलेक्ट्रॉन है 3। जरा चेक करना, S के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर्ड अप है और P के अंदर जो 3 है वो अनपेयर्ड है। अब नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर्ड थे। अगर 3 ही अनपेयर्ड थे तो आप ऐसे 2 जगह डबल नहीं बना सकते। 3 अनपेयर्ड कैसे काम में आए, एक अनपेयर्ड ये रहा, एक अनपेयर्ड ये रहा और एक अनपेयर्ड ये रहा। जो 2 अनपेयर्ड थे उन्होंने तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और एक अनपेयर्ड बचा रह गया। और ये जो था ये पेयर, उसको हम क्या नाम देंगे, लोन पेयर। ये वही लोन पेयर है जिसको हमने यहां पर काम में लिया और यहां पर काम में लेके इसने कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए आप दोनों को डबल से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 2 अगर डबल काम में ले भी लिए तो एक ही अनपेयर्ड बचेगा। एक से आप ऑक्सीजन को नहीं जोड़ पाओगे, तो एक लोन पेयर की हेल्प से आपने कंबाइन किया। अब जरा चेक करें, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की कोशिश करूं तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। अब आगे क्या हुआ जरा चेक करना, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए 5 जो मैंने इंडिकेट किए, दिस वन इज 1 2 3 4 5। यहां पर शेयरिंग की तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसमें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए। काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए, 7। क्या अष्टक पूरा हो पाया, नहीं हुआ। आप वैलेंस शेल के ना गिनते तो आप कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन के भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकाल देते कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन के, नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, इलेक्ट्रॉन हो गए 15, विषम है। नाइट्रोजन के पास 7 है, एक ऑक्सीजन के 8 हैं, 2 के हो जाएंगे 16, और 16 और 7 अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर निकलेगा 23। ये सब ऐसे ही हैं जो ओड आने वाले हैं। और जब भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उनका स्ट्रक्चर बनाने पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इसका नेचर कैसा बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये अनुचुंबकीय प्रकार के होते हैं क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ClO3 बनाते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, यहाँ पर आया 1 2, यहाँ पर 3 4, ये हुआ 5 6 और 1 बच गया 7। यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड है। तो जहाँ अनपेयर्ड बच जाता है वो होते हैं पैरामैग्नेटिक टाइप के, और पैरामैग्नेटिक के अंदर इस तरह से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाती। इसी की वजह से ये जो है आगे जाके डाइमर का फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं। जैसे NO2 डाइमर बनाता है जिसको नाम देते हैं N2O4, ClO3 डाइमर बनाता है जिसको नाम देते हैं Cl2O6। इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये वो थे जिनका अष्टक नहीं हुआ और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया गया, और इसको हमने क्या नाम दिया है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नेक्स्ट वन, अगला जो टाइप बना है उसको हमने नाम दिया है छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखने वाले धनायन। छद्म अक्रिय क्या होता है भाई, एक तो होता है अक्रिय जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाए 8, पर अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 ना होकर 18 हो जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन होने पर उसी को हम क्या नाम देते हैं, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है छद्म अक्रिय गैस विन्यास, जहां पर इलेक्ट्रॉन 18 रहे। चेक करना, जिंक +2 का विन्यास लिखा है, पहले जिंक का लिख के देख लेते हैं। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है वो होता है 1s2, उसके बाद है 2s2, नेक्स्ट वन इज 2p6।
आगे का कन्फिग्रेशन होता है 3s2, नेक्स्ट वन इज 3p6, उसके बाद होता है 3d10 और फिर आता है 4s2। ये विन्यास हुआ जिंक का। अब अगर जिंक के अंदर हमें चेक करना है तो हमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। बाह्यतम कोश 4s है, पर आप 4s निकाल भी दोगे तो अष्टक तक तो नहीं पहुंच पाओगे। अष्टक तक पहुंचना है तो आपको d के 10 और s के 2 कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं सकते, इसीलिए आपने सिर्फ बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया? +2। जैसे ही आपने उस बाहर के 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला तो ये 4s2 गायब हो गया और ये विन्यास बचा है जो मैंने नीचे लिखा है। अगर ये विन्यास बचा है तो इसके अंदर अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि s के 2, p के 6, d के 10, इन सबको जोड़ने पर कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 18। और बाहर की तरफ इस तरह से ये जो 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन, मतलब छद्म अक्रिय गैस विन्यास बनाने वाले तत्व कहलाते हैं। छद्म क्यों कहा? क्योंकि ये अक्रिय तो नहीं है, क्योंकि अक्रिय में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, पर हाँ ये स्टेबल हैं। उतने स्टेबल नहीं है, पर हाँ ये स्टेबल हैं क्योंकि 8 तक नहीं पहुंच सकते, पर ये कोश भर गया, 3s2, 3p6 और 3d10 हो गया। और अगर ये पूर्ण भरित टाइप का है तो ये स्टेबल होता है, पर अक्रिय कितना स्टेबल नहीं हो पाता, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, मतलब छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहलाता है। तो ये छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले हैं जिनके बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18। जरा चेक करना कौन कौन सी फैमिली, कॉपर की फैमिली और जिंक की फैमिली इस तरह का विन्यास रख रही होती है। कौन कौन आता है भाई? कॉपर की फैमिली में आता है कॉपर, Ag और Au, जिसको हम नाम देते हैं कोइनेज मेटल्स, सिक्का धातुएं ये कहलाती है। उसके बाद जो आता है अगला वो है जिंक की फैमिली। यहाँ पर मैंने लिखा जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर यहाँ पर बात करें तो इनका कन्फिग्रेशन था 3d10 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? 2, और 2 निकालोगे तो इन सबके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल हो गया? +2। इनका जो विन्यास था वो था 3d10 4s1। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1। तो ये सब ऐसे हैं जिनके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉनों का होना ही क्या कहलाता है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। पर फिर भी स्टेबल होने के बावजूद भी कहा जाए ऑक्टेट, तो नहीं, ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि इनके बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए। नेक्स्ट वन, अगला जो एग्जाम्पल लिखा, जिनके पास न तो 8 है न 18 है, उनके बाह्यतम कोश में 9 से 17 के बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, जैसे कि ये एग्जाम्पल आ गए। बात करें आयरन की, फेरस है, फेरिक है, मैंगनीज +2, टाइटेनियम +2, ऐसे खूब ही एग्जाम्पल होंगे जो कि सीरीज के अंदर आ सकते हैं। जैसे आयरन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 के लिए अगर आप बनाते हैं आयरन का कन्फिग्रेशन तो वो बनकर आता है, दिस वन इज 1s2, उसके बाद है 2s2, नेक्स्ट वन इज 2p6, उसके बाद बना 3s2, नेक्स्ट वन इज 3p6, नेक्स्ट वन बनता है 4s2 और उसके बाद बनकर आता है 3d6। आयरन पे कौन सा चार्ज लगाना था? +3। +3 का मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। अब अगर आपको 3 निकालने हैं तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकलेंगे? 4s से, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा d से, और d में कितने बचेंगे? 5। विन्यास ऊपर लिख दिया। 3s2, 3p6, 3d5 अगर हम देखें तो न तो 8 हुए हैं न 18 हुए हैं। 8 होता तो 3s2, 3p6 हो जाता, और 18 होता तो 3d में 10 हो जाता। 18 से कम है और 8 से ज़्यादा है, उनके बीच में कहीं आ रहे हैं, पर स्पीशीज तो स्टेबल है, क्योंकि आप जानते हैं इसका नाम अगर फेरस बनता है तो इसका नाम फेरिक है। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जिनके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, या तो 8 से कम हो गए हैं या फिर 8 से ज़्यादा हो गए हैं, पर ये अपने ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऑक्टेट हमें कहता है कि बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना हो पाए तो हम 8 से कम, ज़्यादा या फिर कहीं पर भी जाके और उस चीज़ की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला लॉजिक जो था वो पूरा हुआ, और पहला लॉजिक जो हमने बताया था वो ये कहता था कि आपका बॉन्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, जैसे कि यहाँ हुए थे, तो कहा था उसका अष्टक पूरा होगा।
कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन के आएगा, आयनिक। अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है इक्वल वाली तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर अनइक्वल शेयरिंग हुई है तो वहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर ये सब नहीं हो पाया तो वो अष्टक के अपवाद हैं। 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखने वाले को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। 8 से ज्यादा वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी कहलाते हैं। जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे वो कहलाते हैं ओड इलेक्ट्रॉन, यानी कि विषम इलेक्ट्रॉन की प्रजातियां होंगी। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो सूडो इनर्ट है, उसको हम नाम देते हैं छद्म अक्रिय गैस विन्यास। और हो सकता है 8 से ज्यादा हो और 18 से कम हो, उसके बीच की प्रजातियां भी संभव है। पर इन सब का कहना यही है कि ये सब अष्टक के नियम का पालन नहीं कर रहे। तो जहां ऑक्टेट हो जाता है वो उसको फॉलो करते हैं, और नहीं हो पाता तो वो ऑक्टेट के एक्सेप्शन कहलाते हैं। तो ये सब अष्टक नियम के अपवाद थे जिनकी हमने बात की है।